नमस्कार विद्यार्थियों, आज अपने विज्ञान की 35वीं वीडियो में मिल रहे हैं और आज हम विज्ञान के दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले यौगिकों के बारे में वर्णन करेंगे, बातें करेंगे उस विषय में। कल का हमारा टॉपिक ये अधूरा रह गया था। आज हम और बातें करते हैं। दो टॉपिक कल मैंने इसके बारे में बता चुका था आपको, NaCl के बारे में, और मैं आपको बता चुका था NaOH के बारे में। आज मैं आपको 4 टॉपिक्स यानी 4 यौगिकों के बारे में और बताने वाला हूँ। चलो चर्चा करते हैं इसके विषय में। ठीक है, देखो हमारा अगला नंबर आता है विरंजक चूर्ण का। नाम से पता चल रहा है विरंजक यानी रंग को हटाने वाला ऐसा पदार्थ, ऐसा चूर्ण जो रंग को हटा देता है, उसे हम क्या बोलते हैं? विरंजक चूर्ण कहते हैं। नाम से स्पष्ट हो रहा है इसमें। ये क्या है कि क्लोरीन गैस से बनता है। ये देखो CaOCl2 इसका फॉर्मूला होता है। कई बार पेपर में पूछा गया है किताब के, यानी अपनी जो ये पार्ट जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाहर भी प्रश्न है कि विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या है। CaOCl2 इसका फॉर्मूला है। कैल्शियम ऑक्सीजन, कैल्शियम ऑक्सी और क्लोराइड इसके साथ जुड़ा हुआ है। बना कैसे है ये, इसकी बात करते हैं अपन। ये कैसे बना हुआ है आप देख रहे हैं बोर्ड पर कि कैल्शियम OH2 प्लस क्लोरीन गैस से इसकी क्रिया होती है। क्लोरीन गैस से जब इसकी क्रिया हुई है तो CaOCl2 बनता है, साथ में जल इसमें निर्मित होता है। ठीक है, यानी क्लोरीन गैस को जब अपन प्रवाहित करते हैं इस पर CaO पर, तो यानी हम इस पर कह सकते हैं कि बुझे हुए चूने पर जब हम क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं, ये बुझा हुआ चूने का फॉर्मूला है। जब इस पर हम क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं तो हमारे सामने विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला प्राप्त होता है। विरंजक चूर्ण आपको पता होगा ब्लीचिंग करने के काम आता है। चेहरे पर ब्लीचिंग करने के लिए, बालों पे कलर वलर जो आजकल करते हैं, बहुत सारे लोग ब्राउन कलर के बाल हो जाते हैं, उसमें ये इसको यूज में लिया जाता है। हमारे बालों के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। हमको इस प्रकार के विरंजक चूर्णों का उपयोग नहीं करना चाहिए। इंग्लिश में इसे ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर से आप इसको समझ ही चुके हैं कि किस किस काम आता है। ठीक है, पेयजल को शुद्ध करने के काम आता है, पानी को साफ ऑफ करने के काम आता है, वस्त्र व कागज उद्योग में इसको काम में लिया जाता है। ठीक है, विरंजक चूर्ण के बारे में आप समझ चुके होंगे। विरंजक यानी रंग को हटाने वाला चूर्ण को क्या कहते हैं अपन? विरंजक चूर्ण कहते हैं। आगे बात करते हैं अपन। अगला टॉपिक आता है अपना बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा नाम से स्पष्ट हो रहा है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो अपन नाम से ही समझ जाएंगे कि किस विषय में बात हो रही है। बेकिंग सोडे का मतलब होता है जो बेकरीज में काम में आता है। आपने बेकरीज में देखे होंगे टोस्ट बनते हैं, केक बनते हैं, फैन बनते हैं, तो वो सभी जो निर्मित होते हैं वो किसकी सहायता से बनते हैं? बेकिंग सोडे की वजह से बनते हैं। आपने छोले भटूरे या घर में कुछ कभी खाने में बनाया होगा, उन सब में बेकिंग पाउडर को डाला जाता है ताकि वो और खाना कुरकुरा और थोड़ा अच्छा लजीज बन सके। इसका फॉर्मूला क्या है? NaHCO3। NaHCO3 ये NaCl के द्वारा निर्मित होता है। कल मैंने इसके बारे में आपको बताया था। ठीक है, इसका फॉर्मूला का, इसका घटक क्या है? पेपर में एक बार पूछा गया है कि बेकिंग सोडे का घटक क्या है। तो घटक क्या होता है? सोडियम है इसके अंदर, हाइड्रोजन है इसके अंदर और कार्बोनेट है इसके अंदर। तो ये इसका घटक है। तीनों को अपन को अलग अलग लिखना है। सोडियम, हाइड्रोजन और कार्बोनेट को जो अपन अलग अलग लिखेंगे तो उसके क्या कहलाते हैं? घटक कहलाते हैं। ठीक है, ये बनता कैसे है? NaCl नमक को जब पानी में डालते हैं और उस पर CO2 गैस को प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ उसमें अमोनिया को भी प्रोवाइड करते हैं, तो हमारे सामने क्या तैयार हो जाता है? बेकिंग सोडा हमको प्राप्त होता है। समीकरण एक बार देख लेते हैं। देखो Na यहाँ पर 1 है, तो Na यहाँ पर भी कितना है? 1 है। Cl कितना है? 1 है। ठीक है, और यहाँ Cl कितना है? 1 है। तो यहाँ तक तो समीकरण संतुलित है हमारी। H कितने हैं? 2 है, और H 2 और 3 कितने हो गए? 5। देखो तीर से पहले की इधर की तरफ की संख्याओं को और इधर की तरफ की संख्याओं को मैं दोनों को काउंट करके हिसाब लगा रहा हूँ कि दोनों तरफ बराबर अणु परमाणु है या नहीं है। H इधर कितने हो गए? 2 है, और ये हो गए 3। 2 और 3 कितने हो गए? 5। यहाँ देखो 4 तो इसके साथ जुड़े हुए हैं तीर के बाद, और 1 इधर जुड़ा हुआ है, तो ये 5 हो गए। इसका मतलब ये भी संतुलित है। O को देखते हैं, O 1 है
तीन ऑक्सीजन है, और टोटल ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 3 है। और इधर देखिए आप n कितना है, 1 है, n इधर भी कितना है, 1 है। तो इसका मतलब हमारी समीकरण कैसी है, बिल्कुल संतुलित है, एकदम परफेक्ट है। और आपको समझ में भी आ गया होगा कि बेकिंग सोडे का निर्माण किस प्रकार से होता है। ठीक है, आइए हम इसके उपयोग के बारे में चर्चा करते हैं। उपयोग क्या होता है, खाद्य पदार्थों के निर्माण में मैंने जैसे भी आपको बोला, बेकिंग नाम है इसका, बेकिंग सोडा है। ठीक है, बेकरीज में काम में आता है, अग्निशमन यंत्रों में भी इसको उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, ये आग बुझाने में काम में आती है ये वाली पाउडर। सोडा वाटर, आपने कोल्ड ड्रिंक या सोडा वाटर पिया होगा कभी, तो उसमें भी इसको डाला जाता है। ये एक क्षारक पदार्थ है, ये एंटी एसिड का उपयोग रूप में भी काम में आता है। अगर इसको हमारे शरीर में जब कभी अति अम्लता हो जाती है, गैस वैस बनती है, तो अगर बेकिंग सोडे का पाउडर अपन लेते हैं तो उसमें भी ये हमारे लिए लाभकारी होता है, क्योंकि ये क्या है, एंटी एसिड है। जैसे मैंने कल आपको बोला था MgOH2 के बारे में बोला था, ये क्या बोलते हैं, एक तरह से एंटी एसिड है, वैसे ही ये भी क्या है, एंटी एसिड है। NaHCO3 कैलामाइन होता है, एंटी एसिड क्या होता है, कैलामाइन होता है ये। ठीक है, और इसको अगर कोई मधुमक्खी या फिर कोई चींटी वगैरह हमारी अगर डंक मारती है, तो इसका पाउडर उस जगह पे लगाने से घाव में आराम मिलता है और हमें जल्दी उस दर्द से आराम मिलता है। ठीक है, इसके बाद 5वें नंबर पर बात करते हैं धावन सोडे की। नाम से ये भी स्पष्ट हो रहा है, अगर अपन विज्ञान में नामों को बहुत ध्यान से देखें तो उसके बारे में हमको आधी से ज़्यादा नॉलेज हमें प्राप्त हो जाती है। धावन सोडे के बारे में देखते हैं। धावन सोडा, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, नाम से स्पष्ट हो रहा है, यह कपड़े को धोने के काम में आता है, सफाई के काम में आता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट इसका फॉर्मूला है। लेकिन ये 10 H2O के बिना काम नहीं करेगा भाई। सर्फ जो है वो पानी के अणुओं के बिना कोई काम ही नहीं कर सकता है, इसीलिए जो सोडियम कार्बोनेट है वो पानी के कितने अणुओं के साथ है, 10 अणुओं के साथ है। इसमें 10 अणु है, वो भी किस रूप में है, क्रिस्टलन रूप में है। इसका ये निर्मित कैसे होता है, ये जो अपना बेकिंग सोडा था, इधर ही देखिए, इसके 2 अणु ले लिए अपन ने बेकिंग सोडे को, इसको हमने गर्म किया, ये तीर का निशान, ये इस प्रकार से, यानी हमको इससे पता चलता है कि गर्म कर रहे हैं। तापांतर के लिए इसको यूज में लिया जाता है। Na2CO3, देखो बेकिंग सोडा बन चुका है, धावन सोडा बन चुका है। Na2CO3 जल और CO2 इसके साथ जुड़ गए हैं, यानी इसके साथ अलग हो गए हैं, और हमारे सामने क्या आ गया है, हमारे सामने धावन सोडा हमको प्राप्त हो गया है। काम क्या करता है, काम आपको समझ में आ चुका होगा, धुलाई और सफाई करने में, कागज, पेंट और वस्त्र उद्योग में काम में आता है। कागज, पेंट और वस्त्र उद्योग में काम आता है। धुलाई और सफाई इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है। ठीक है, 5वें नंबर पर हमने बात कर चुके हैं धावन सोडे की। अब अपन बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की। किसकी बात करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस की। प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, ये भी आप सोचेंगे कि बार बार नाम से स्पष्ट हो रहा है। देखो, जो चीज़ हमें आसानी से समझ में आ सकती है इसीलिए अपन बार बार इस शब्द को बोल रहे हैं कि नाम से स्पष्ट हो रहा है। अगर अपन इसके बारे में ध्यान से सोचेंगे तो हमको पेपर में आसानी से इसके बारे में याद भी हो जाएगा, और भूलने की संभावनाएं भी कैसी हो जाती है, कम हो जाती हैं। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट है। ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में जिप्सम को गर्म करके सबसे पहले बनाया गया था। प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम से पता चल रहा है। देखो, फिर से मैं शब्द बोल रहा हूँ बार बार मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, देखो पेरिस आया है, यहाँ पर शब्द लिखा हुआ, और फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस है। तो सबसे पहले स्पष्ट होता है कि कहाँ बना है, ये पेरिस में बना है, और फ्रांस की राजधानी है पेरिस, वहाँ पर इसको सबसे पहले जिप्सम को गर्म करके बनाया गया था। इसे शॉर्टकट में POP भी कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और CaSO4 और .12H2O से मिलकर ये बना होता है, CaSO4 है। ठीक है, CaSO4 प्लस .12H2O प्लस डेढ़ H2O और .12H2O यानी आधा H2O, इन सबको जब अपन मिलाते हैं और 373 केल्विन पर जब इसको गर्म करते हैं, तापमान के एक और मापक पैमाना होता है जिसे केल्विन कहते हैं, जैसे सेल्सियस होता है उसे केल्विन भी कहते हैं। 273 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है।
273 केल्विन 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। तो 393 केल्विन पर अपन इसको गर्म कर रहे हैं तो CaSO4 प्लस 2H2O का निर्माण होता है। CaSO4 का निर्माण यहाँ पर हो रहा है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण यहाँ पर होता है। दंत चिकित्सा में इसको उपयोग में लिया जाता है। आप सोचते होंगे दंत चिकित्सा में कैसे, जिन व्यक्तियों के दांत नहीं होते हैं उन व्यक्तियों के क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यानी एक चूने का एक घोल सा बना लेते हैं, और जब उनके दांत नहीं होते हैं तो उस जगह पर मसूड़ों की जगह उनको रख देते हैं, जिससे क्या होता है कि उससे जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होते हैं उसमें खांचे बन जाते हैं, जिससे उसके मसूड़ों के द्वारा दांतों का नाप ले लिया जाता है, और भविष्य में जो दंत चिकित्सक होता है वो उसके उसी नाप के दांत बनाता है। ठीक है। मूर्तियां, सजावटी सामान बनते हैं घरों में, भवन निर्माण में वाल पुट्टी वगैरह जो होती है इसी के द्वारा की जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज देखो मैंने आपको 4 यौगिकों के बारे में बताया था। 4 यौगिक अपने आप में ही महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण कई बार पेपर में व्यंजक चूर्ण और बेकिंग सोडे के बारे में पूछा हुआ है। आप इन सबको याद करेंगे और बार बार इस वीडियो को देखोगे तो आपको बार बार समझ में भी अच्छे से आने वाला है। और होमवर्क क्या है कि 5 यौगिकों का वर्णन करें जो आपके दैनिक जीवन में उपयोगी होते हैं, और इन सब का वर्णन करके आप मुझे जरूर बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसी प्रकार से अध्ययन करते रहें और खाली समय का उपयोग करें।